बाहर से देखने पर रनर्स एक परफेक्ट कपल थे। जॉन हमेशा अपनी हॉलीवुड वाली स्माइल बिखेरता था। उसका चेहरा एक क्लासिक फिल्म स्टार लुक की याद दिलाता था। ऐसा लगता है जैसे हर महीने उसके आंगन में एक नई कार या एक नई मोटरसाइकिल आती थी। उसकी पत्नी वर्जीनिया और भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो एक नीली आंखों वाली औरत थी। उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा हैरानी होती कि इतने पैसे होने के बावजूद वो लोग इतने सारे मिडिल क्लास लोगों के बीच क्यों रह रहे थे। ये पता चला कि उनके पास कम से कम 3 घर थे, जिससे पता चलता है कि जब वे पड़ोस में रहते थे तो वो इतने हफ्तों तक या महीनों तक गायब क्यों रहते थे। रनर्स काफी फ्रेंडली थे। जब मैं अपने गार्डन में घास काट रहा होता तो जॉन मुझे देखकर हमेशा वेव करता। कभी कभी ऐसा तब होता था जब वर्जीनिया अपने पूल के बगल में धूप सेंक रही थी, जो मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग था, तो मैं वहां से दूर चला जाता था। ऐसा लगता जैसे ये कपल अपना बेस्ट लाइफ जी रहे हों। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे उनके रिश्तों में दरारें दिखनी शुरू हो गईं। वर्जीनिया जॉन से ज्यादा घर पर अकेली रहने लगी। वो सुबह जल्दी निकल जाता और आधी रात के बाद तक नहीं लौटता। कुछ दिन तो वापस ही नहीं आता था। जहां तक मैं बता सकता हूं कि मिसेस रनर के पास कोई सामान्य नौकरी नहीं थी। वो अपना ज्यादातर टाइम सुबह गार्डनिंग करने या बरामदे पर बैठकर पढ़ने में बिताती थी, और कभी कभी वो अपने पूल में बिकनी पहनकर नहाती थी, जिसे आसपास के यंग लड़के देखकर बहुत एंजॉय करते थे। क्योंकि मैं रात की शिफ्ट में काम करता हूं और अकेले रहता हूं, इसलिए मुझे दिन में कई बार वर्जीनिया के साथ बातचीत करने बाहर जाना पड़ता है। जब मुझे पता चला कि वो एक मॉडल थी तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हालांकि मुझे वास्तविक हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि ना वो केवल खूबसूरत निकली, बल्कि चालाक और मजाकिया और बेकार जोक सुनने वाली एक लड़की निकली। हम हर दिन गार्डन से एक दूसरे को एकदम बकवास जोक्स सुनाते थे और धीरे धीरे हमारी बातचीत दोस्ती में बदल गई। जब मैंने वर्जीनिया से उसके मॉडलिंग करियर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो पारंपरिक फोटो शूट करती थी और वो अपना ज्यादातर समय ओनली फैंस पर बिताती थी। मैं दंग रह गया जब उसने मुझे बताया कि वो महीने का कितना कमाती है। हम उसके गार्डन में बैठकर झूला झूल रहे थे और कुछ पी रहे थे। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका अकाउंट देखना चाहूंगा तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे उसका कैसे जवाब देना होगा, इसलिए मैं बस मुस्कुराया और कंधे उचकाए। वर्जीनिया ने इसे हाँ के रूप में लिया और अपने पर्स में से एक पेन निकाला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली पर डिस्काउंट कोड के साथ अपने अकाउंट का नाम लिखा। जैसे ही उसने मुझे छुआ मुझे लगा कि मेरा दिल गुनगुनाने लगा है। मैं 20 मिनट बाद घर गया और तुरंत ओनली फैंस पर लॉग इन किया। वर्जीनिया का अकाउंट टॉप 1% पर था और थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद ऐसा लगा कि उसके प्रोफाइल पर बस सोलो कंटेंट था। जॉन या किसी और का कोई संकेत नहीं था। इसमें से ज्यादातर पोस्ट काफी अच्छे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लगभग ऐसा जैसे मैं अपने दोस्त की जासूसी कर रहा था या झांक रहा था। लेकिन वही वो थी जिसने मुझे अपना अकाउंट देखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने डिस्कम्फर्ट से उबरने की पूरी कोशिश की। वर्जीनिया के ओनली फैंस पर लॉगिन करना जल्दी मेरी रात की आदत बन गई। उसने मुझे अपने लाइव स्ट्रीम के लिए एक मॉड भी बनाया, जिसके चलते मुझे स्ट्रीम में हर लोग देखने वाले एक सिंप कहते थे। लेकिन कुल मिलाकर चैनल काफी अच्छा था। पहले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे थे और जब उसके मेकअप, उसके बालों और उसके कपड़ों की बात आती थी तो वो हमेशा ऑब्सेस्ड हो जाती थी। लेकिन इतने सारे स्ट्रीम्स और वीडियो के दौरान मैंने उसमें कुछ अजीब नोटिस करना शुरू कर दिया। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी वो टर्टल नेक स्वेटर्स पहनती थी। एक बार मैंने उसके गोल्डन हेयरलाइन के बीच एक पर्पल कलर की चोट छिपी हुई दिखी। जॉन ने घर से कम निकलना शुरू कर दिया, जबकि वर्जीनिया और मैं अभी भी उसके गार्डन में कभी कभी ड्रिंक्स पीते थे। मिस्टर रनर ने मुझे वेव करना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि मुझे कभी कभार घूर कर भी देखा। मैंने इस संकेत से ये समझ लिया कि वो अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। हालांकि वर्जीनिया ने भी मुझे अपने घर के परेशानी के बारे में कुछ संकेत देने की कोशिश की। एक रात सड़क पर एक टो ट्रक की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। रनर्स फुल मून डे की रोशनी में
अपने गार्डन में खड़े होकर चुपचाप बहस कर रहे थे। मैं जॉन का नया खिलौना देख सकता था। वहां एक बहुत ही सुंदर नीली स्पोर्ट्स कार थी जिस पर किचन के चाकू के निशान थे। मिस्टर रेनर भी समय समय पर अपने चेहरे पर ताज़ा खरोंचे लेकर घूमने लगे। वर्जीनिया ओनली फैंस पर बहुत कम स्ट्रीम करने लगी। गर्मियों के मौसम में मैं हर रात उन्हें झगड़ा करते हुए देख और सुन सकता था। मैंने उनके कुछ भयानक झगड़ों के बीच पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन वे हमेशा जल्द ही शांत हो जाते। सच कहूं तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। वे मेरे रिलेशनशिप गोल्स के लिए एक स्मारक थे और वर्जीनिया, मुझे तो उसकी जैसी ही लड़की चाहिए थी। अप्रैल में एक रात में धुएं की गंध से जाग गया। मेरे आधे सोए हुए दिमाग ने मान लिया कि यह बॉनफायर है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि गंध बहुत तेज थी। मैंने अपनी खिड़की से रेनर्स के घर से काले धुएं की मोटी धारें बाहर निकलते हुए देख सकता था। मैंने अपने कंप्यूटर पर नजर डाली और चिल्लाया। मेरे पास अभी भी वर्जीनिया की ओनली फैंस स्ट्रीम चालू थी, जिसमें उसके बेडरूम की लाइव फीड दिखाई दे रही थी, जो धुएं के घने कोहरे के अलावा खाली थी। मैंने बाहर देखा, रेनर्स के घर में आग लग गई थी। आग की लपटें सभी खिड़कियों और दरवाजों से निकलकर छत की लाइन में फैल गईं। धुआं तेजी से बाहर आया, आग में फैलता हुआ और राख के मीनार की तरह रात के आकाश की ओर बढ़ता गया। मैंने अपना फोन उठाया और बाहर की ओर दौड़ने लगा। इस प्रक्रिया में मैं सीढ़ियों से लगभग गिरते गिरते बचा। मेरे नंगे पैर घास पर उतरने से पहले मैंने 911 पर कॉल किया। घर में आग लगने के बारे में जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि आग तेज हो सकती है। मैंने लकड़ी की तरारों के साथ साथ आग की लपटें उठती हुई सुनी, जो गर्मी के कारण टुकड़े टुकड़े हो गई थी। हालांकि इनके बीच में मुझे लगा कि मैं चीख पुकार सुन सकता हूँ। दो आवाजें एक साथ चिल्ला रही थीं। मैंने घर में घुसने की कोशिश की। मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन दरवाजे से निकलने वाली गर्मी ने मुझे रोक दिया। मैं बस आंगन में खड़ा रह सकता था, जबकि पड़ोसी सड़क पर आ गए। किचन का गैस चालू होने की वजह से पूरे घर में आग लग गई थी। पहले उनके घर के पर्दे जले, फिर उनका पूरा घर जल गया। हालांकि उन्होंने कभी भी यह निर्धारित नहीं किया कि आग किसने लगाई थी। मेरे आग्रह पर, जिस पर मुझे तुरंत पछतावा हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे जांच की तस्वीरें दी। जॉन और वर्जीनिया रेनर की जली हुई लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। हालांकि यह बताना असंभव था कि वे लड़ रहे थे या गले मिल रहे थे। उनमें जो कुछ बचा था वो गहरा काला और कोयले जैसा गड्ढा युक्त उनकी चिमनी के सामने फर्श पर सिमटा हुआ था। मुझे वर्जीनिया के अकाउंट पर अभी भी उस रात की लाइव स्ट्रीम याद है। ज्यादातर उसकी और जॉन की बहस थी। उसने उस पर बेवफा होने का आरोप लगाया। उसने मेरा नाम बताया। दोनों अपने कमरे में चले गए, लेकिन कैमरा चलता रहा। दोनों की आवाज में चीख सुनाई दी और 15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। तभी धुआं निकलने लगा और उसके आगे क्या हुआ ये आप सभी को पता है। बहुत सारे पैसे के बिना बड़े होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास अपना खुद का घर होगा। फिर मैंने पिछली गर्मियों में अपना ओनली फैंस अकाउंट शुरू किया और जितना मैं गिन सकती थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से पैसा आने लगा। मैं एक छोटी लेकिन आरामदायक जगह पर बंद हुई, जहाँ एक अच्छा आंगन और पीछे एक गार्डन था। ये मेरे सपनों का घर था। हालांकि कुछ महीनों के दौरान मेरा अच्छा सपना एक बुरे सपने में बदल गया। ओनली फैंस अकाउंट शुरू करना मेरे द्वारा लिया गया सबसे जल्द भरा डिसीजन था। मैं बेरोजगार थी, कर्ज में डूबी हुई थी, अपने मॉम डैड के साथ रह रही थी और कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जीवन के लिए बोझ हूँ। केवल 23 साल की उम्र में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि एक औसतन लड़की ओनली फैंस से $800 प्रति महीना कमाती है। जाहिर तौर पर $800 एवरेज है। कई लड़कियां तो इससे कहीं ज्यादा कमा लेती हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और प्रभावित भी हो गई। इसलिए मैंने अपना ओनली फैंस अकाउंट शुरू किया। मैंने पहले ही दिन $400 कमाए थे और महीने के अंत तक मैं अपने कर्जों से मुक्त हो गई थी। और मुझे कॉलेज में फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए मेरे पास पहले से ही एक अच्छा सेटअप था। एक बार जब मैं नए घर में चली गई तो मैंने अपना एक ऑफिस और एक बेडरूम स्थापित किया।
इसमें बहुत सारे रेशम के पर्दे और फीता और आलीशान तकिए शामिल थे। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अपने कपड़ों के साथ अपने फैंस से बातचीत करने में ज्यादा समय बिताया। उनमें से बहुत सारे लोग लोनली थे, जिन्हें बस एक दोस्त और एक कंधे की जरूरत थी। शुरू से ही मुझे जो संघर्ष करना पड़ा वो सीमाएं खींचना था, और मैं कभी कभी ये रियलाइज करना भूल जाती थी कि मैं ओनली फैंस पर अपने फैंस से बातचीत करते करते अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही बता देती थी। हालांकि मुझे लगा कि वो लोग भरोसे लायक थे, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वे मेरा असली नाम या मैं जिस शहर में रहती हूँ उसका पता जान ले। मैं ऊपर हॉल के क्लोजेट में ताज़ा लिनन के कपड़े रख रही थी, तभी मेरी नज़र कारपेट पर धूल के कई छोटे छोटे ढेरों पर पड़ी। क्लोजेट की कुछ अलमारियों में धूल जमी हुई थी। बर्फ जैसे सफेद कणों की एक पतली परत उड़कर अंदर आ गई थी। मुझे यकीन था कि मैंने खाना फ्रिज में छोड़ दिया था, लेकिन पेंट्री धीरे धीरे गायब होने लगी थी। फर्नीचर कभी कभी उस जगह पर नहीं होता था जिस जगह पर मैंने उसे पहले सेट किया था। मुझे रात में घर के अंदर से अजीब सी थपथप की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरी पहली धारणा यह थी कि मेरा घर हॉन्टेड था। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और आत्माओं और एनर्जीज के बारे में मेरी हमेशा से ही सिक्स्थ सेंस रही है। मैंने नियमित रूप से सेज जलाना शुरू कर दिया, पूरे घर में क्रिस्टल लेकर घूमती रही और रम और ब्रांडी की छोटी बोतलें जैसी छोटी छोटी चीजें भेंटें छोड़ दी। दुर्भाग्य से जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए विचित्रता बढ़ती गई। मुझे नींद की समस्या हो गई। कुछ रातों में मैं इस एहसास के साथ जागती थी कि मैं अकेली नहीं थी। मैं कम से कम किसी को वहां मौजूद पाती थी या किसी के वहां मौजूद होने की आवाज सुन सकती थी, और मैं स्लीप पैरानॉइड से गुजरने लगी थी। मैं ओनली फैंस के लिए बहुत ही कम पोस्ट कर रही थी, और मैं अपने फोटोज और वीडियोस में रात को ना सोने के कारण अपने चेहरे पर उसके लक्षण देख सकती थी। मेरी आंखें ढीली हो रही थी, मेरी त्वचा पीली पड़ रही थी, और जो फैंस चैट करते थे उनके लिए मुस्कुराहट या सहानुभूति पाना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे रातें और दिन धुंधले होते जा रहे थे, मेरे सपनों का घर मुझे एक जेल की तरह महसूस हो रहा था। क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं ज्यादातर अपना समय हॉल से बेडरूम और बेडरूम से हॉल तक एक मरे हुए शरीर की तरह वहां पड़ी रहती थी। हालांकि आखिरकार मेरा डर अब कुछ समय बदल गया। ये मेरा घर था और मैं किसी को मुझे डराने नहीं दूंगी। तभी एक रात मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे ठीक ऊपर से चरमराने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। मैं जल्दी से तैयार हुई और हॉल में आ गई। ऐसा लग रहा था कि आवाज छत से आ रही थी, इसलिए मैंने धीरे से हॉलवे की छत में लगा दरवाजा खोला, फोल्डिंग सीढ़ियां नीचे की और ऊपर चढ़ गई। जब मैंने छत का दरवाजा खोला तो सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो एक डिम सी लाइट थी। मैं भ्रमित हो गई और मैं काफी डर गई। मैंने कमरे के चारों ओर देखा। छत के चारों ओर बीमों से नए प्रकाश बल्ब लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बल्ब मेरी दीवारों से लगे तारों से जुड़े हुए थे। मैंने प्लाईवुड फर्श पर एक स्लीपिंग बैग, एक लैपटॉप, यहां तक कि एक छोटा फ्रिज भी देखा। पूरे फर्श पर एक मोटी काली डोरियां फैली हुई थी और एक कंप्यूटर पर मैंने बहुत सारे स्क्रीन्स देखे। मैं रेंगते हुए अपने घर के छत पर पहुंची और जब मैंने उन स्क्रीनों को देखा तो मैं हैरान रह गई। ये मेरा घर था। मेरे घर के हर कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे। मैंने उन धूल के ढेरों के बारे में सोचा जो मुझे मिले थे और मुझे एहसास हुआ कि वे मेरे ऊपर की छत में किसी के ड्रिलिंग के कारण थे। मैं बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं इस विचार से घबरा गई थी कि वो घुसपैठिया मुझे पकड़ लेगा। फिलहाल मेरा छत खाली था, लेकिन वो किसी भी समय पर वापस आ सकता था। मैंने उस चरमराहट के बारे में सोचा जो मैंने कुछ ही मिनट पहले सुना था और मुझे हैरानी हुई कि मैं उसके जाने से कैसे चूक गई। जवाब तब स्पष्ट हो गया जब मैंने देखा कि छत के पास लगी छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। वो घुसपैठिया रेंग कर बाहर निकला होगा और फिर छत पर चढ़ गया होगा। जब मैंने अपने ऊपर कदमों की आहट सुनी तो मेरा दिल लगभग उछल पड़ा। वो अभी भी वहीं ऊपर था। मुझे धुआं की गंध आ रही थी। घुसपैठिया मेरे छत पर सिगरेट का ब्रेक ले रहा था। मैं जल्दी लेकिन चुपचाप छत से बाहर निकल गई। सीढ़ियां मोड़कर अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। नाइट स्टैंड से अपना फोन छीनने के बाद मैंने खुद को अपने मास्टर बेडरूम में बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया। मैंने घर से भागने के बारे में सोचा,
लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि घुसपैठिया मुझे भागते हुए देख ले। सबसे बुरा मोमेंट तब आया जब मैंने छत से धमाके की आवाज सुनी। जो भी छत पर था वो वापस अंदर आ गया था। शुक्र है कि पुलिस 5 मिनट से भी कम समय में पहुंच गई। मैं उन्हें अंदर आने देने के लिए नीचे भागी। जैसे ही वे छत की ओर बढ़े, उन्होंने खिड़की के बीच में फंसे उस छोटे आदमी को पकड़ लिया। पुलिस वाले बिना रोशनी और सायरन के अंदर आ गए थे, लेकिन घुसपैठिए ने उन्हें दूर से देख लिया होगा और उसी समय उसने वहां से भागने की कोशिश की होगी। मुझे नहीं पता था कि उसके आगे उसका क्या प्लान था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सोचा कि गिरफ्तार होने से अच्छा वो दूसरे फ्लोर से नीचे कूद जाए। 2 हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर उस आदमी को घसीटकर वापस छत की ओर ले आए, और जब वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखा। भूरे पतले बाल, गहरी आंखें और थोड़ी झुकी हुई नाक वाला वो एक एवरेज आदमी था। अगर हम सड़क से गुजरते तो मैं उसे दोबारा नहीं देखती, लेकिन जब पुलिस उसके ऊपर थी तो उसने जिस एक्सप्रेशन से मुझे घूरा, वो सीन मैं अपने दिमाग से अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ। उसके मुंह पर एक बहुत ही गंदी स्माइल थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो अपना जीभ बार बार बाहर निकालकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि उसके पास मेरे सैकड़ों घंटे के वीडियो फुटेज थे। मेरे सोते हुए दर्जनों वीडियोस उसके पास से मिल गए थे। वो प्रेजेंस जो मैंने कुछ रात पहले फील की थी, वो उस आदमी की थी। जब वो मेरे बेड के ऊपर खड़ा होकर मुझे देख रहा था, मेरा वीडियो बना रहा था, मुझे रिकॉर्ड कर रहा था, और शायद उसकी जीभ की मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही थी जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स को उसे पकड़ते हुए देखा था। ठीक वैसे ही जब मैं उसे गिरफ्तार होते हुए देख सकती थी। पुलिस को आदमी के पास से मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी मिली। किसी समय शहर में मेरा पीछा करते हुए वो मेरी चाबियां स्वाइप करने और उनकी कॉपी करने और फिर मेरे नोटिस करने से पहले उन्हें वापस लौटाने में कामयाब रहा होगा। हालांकि मेरा पीछा करने वाला आदमी अभी भी जेल में है। मैंने अब हर कुछ महीनों में अपने ताले बदलना शुरू कर दिया है।